Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE Hindi on Unacademy, India's largest online learning platform. इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है अनअकैडमी, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और मैं हूं निशांत श्रीवास्तव। वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूं। 9 विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका हूं। अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजित आईएएस, पैरामाउंट आईएएस मिशन जैसे संस्थानों के माध्यम से बाय क्वालिफिकेशन एमए एमफिल हूं। बहुत सारे मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स आए हैं। आप मुझे t.me अनअकैडमी निशांत श्रीवास्तव पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि एक टेलीग्राम अकाउंट है और इस टेलीग्राम अकाउंट पे आप फॉलो कर करके मेरे क्लासेस से रिलेटेड सारी जानकारियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के साथ ही अनेक बेहतरीन फायदे आप उठा सकते हैं। बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, लाइव टेस्ट क्विजेस होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 का होता है आपके पास। बच्चों, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं और ऐप स्टोर से यूज कर सकते हैं एप्पल फोन के लिए। बच्चों, जब आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिसके लिए आप गेट सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करते हैं, तो आपको 15,519 प्लस कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी की समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस, स्ट्रेटजी और आंसर राइटिंग जैसे कोर्सेस आपको मिलेंगे। और जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो निशांत वन कोड का यूज करें, देन यू विल गेट 10% ऑफ फ्लैट ऑन द कोर्स फी। अब बारी है कि कौन कौन से इसमें सब्सक्रिप्शंस होते हैं। तो दो तरह के सब्सक्रिप्शंस है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन में यू कैन गेट डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, जिसके लिए एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है 49,500 का होता है, वो आप मेरे कोड निशांत वन का यूज करके 44,550 में ले सकते हैं। 2 साल का कोर्स 72,000 रुपीज का 64,800 में ले सकते हैं। 3 साल का कोर्स 90,000 का 81,000 में आपको मिल सकता है, जिसके लिए आपको मेरे कोड निशांत वन का यूज करना है। बच्चों, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा फायदा होता है, आपके पास प्लस पर्सनल कोच होते हैं। प्लस कोर्सेस के अलावा ये बेनिफिट्स हैं, पर्सनल कोच आपको डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करे जाएंगे और स्टडी प्लानर के साथ साथ पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारियों को ढंग से कर सकें। 69,500 इसकी फीस है, जो कि आप मेरे कोड निशांत वन का यूज करके 62,550 में ले सकते हैं। 2 साल का कोर्स 1,07,000 का आपको मिल सकता है 96,300 में और 3 इयर्स का कोर्स आप ले सकते हैं 126,900 में, जो कि मेरे कोड निशांत वन का यूज करके आपको मिल सकेगा। बच्चों, आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी यहाँ पे सिलेबस ले सकते हैं, जिसमें आपको 1 ईयर की फीस 27,500 रुपीज होती है, जो कि 24,750 बाय यूजिंग माय कोड, और 2 साल की फीस 36,000 में और 3 इयर्स की फीस 45,000 में अवेलेबल होगी। ये है ऑप्शनल, अगर सिर्फ आपको ऑप्शनल लेना हो तो। बच्चों, अब मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बता रहा हूं, जिसमें कि कॉन्टेस्ट हो रहा है हमारे अनअकैडमी पे, जिसमें 45 मिनट के कॉन्टेस्ट फोर्टनाइटली हर 15 दिन पे होंगे। 20 तारीख को हुआ था, अब 15th डे पे ये होगा। 60 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 13 कॉम्बैट्स प्लान किए गए, जिसमें 6 सेक्शन से रिलेटिव स्कोरिंग कराई जाएगी। बच्चों, ये 20 तारीख को हुआ था, इसके बाद में हर 15 डेज पे कंप्लीट हुआ करेगा। बच्चों, इसमें रैंक 1 टू रैंक 3 को 3 मंथ्स के अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन या उसके बराबर का गिफ्ट वाउचर मिल सकता है, और 4 टू 150 रैंक को 1000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर मिल सकता है, अगर आप इस कोड का यूज करें। जब भी रजिस्ट्रेशन कराना हो तो यू कैन यूज माई कोड, दैट इज निशांत वन, और उसके बाद आप मेरे साथ अपने कोर्स का चीजों को शेयर जरूर करें। बच्चों, अब थोड़ी चिंता की बात, क्योंकि अब सिर्फ 6 महीने रह गए हैं और अब आपका फीवर हाई हो जाना चाहिए। हाई नहीं, बहुत हाई हो जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 6 मंथ्स बच गए हैं।
और आपको अपनी तैयारियों को सही दिशा देनी है। 27 जून इज डिक्लेयर फॉर 2021 पेपर ऑफ प्रिलिमिनरी का पेपर 2021 का 27 जून को होने वाला है। अब आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, बट डोंट टू वरी, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए 21 दिसंबर से लॉन्च कर रहा है बाइलिंगुअल बैचेस 2021, 2022 और 2023 के बच्चों के लिए, जिसमें फुल सिलेबस कवर हुआ करेगा। आपको टॉप एजुकेशन से पढ़ने का मौका मिलेगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट सीरीज होंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल और डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाया जाएगा। 21 दिसंबर से 2021 के लिए स्टार्ट हो रहा है, 21 दिसंबर से ही 2022 के लिए और 21 दिसंबर से ही 2023 के लिए ये स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, एक और सूचना है कि आपका आइकॉनिक जो प्राइस है वो बढ़ने जा रहा है, एंड दैट इज वेरी सून। और इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, जैसा कि आप जानते हैं, आपको पर्सनल मेंट, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेक्शन, वर्कशॉप्स, आंसर राइटिंग और बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन अपग्रेड योर सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। बच्चों, अब मेरी क्लासेस मंडे टू सैटरडे 10 PM पे चल रही है। ऐप पे आप एक काम कर सकते हैं कि उस पर मुझे फॉलो करें। उस पर मुझे फॉलो करने के साथ साथ आप मेरी क्लासेस कर सकते हैं। डेली रात में 10 बजे वो चल रहा है। इसमें हम लोग अपनी क्लासेस करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ एक प्लान शेयर करने वाला हूं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं पूरे 6 मंथ्स में वीकली इवैल्यूएशन करने वाला हूं मैं 2 बार, वीक इवैल्यूएशन 2 बार, कंप्लीट लेंथ क्वेश्चंस के, पूरे सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के। उसके डिक्लेरेशन वो बहुत जल्दी आपको उपलब्ध होने वाली है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पे आप मुझे मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मिल सकते हैं 7 बजे शाम में, और ऑप्शनल चैनल पे ट्यूसडे, सैटरडे 7 बजे शाम में, और क्वेस्ट पे टेस्ट हुआ करता है 5:30 बजे प्रत्येक शनिवार को। और बच्चों, अब बारी है आज के क्लास की। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। नाम सुना होगा आपने, गवर्नेंस का एक मेजर टॉपिक है। ये पूछा जाता है, इसको इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत भी माध्यम से पूछा जा सकता है, और जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बच्चों, इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग नाम बहुत सुना होगा आपने। आज हम लोग इसके पूरे डिटेल्स सिलसिलेवार पढ़ेंगे, समझेंगे कि है क्या बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये जानना आवश्यक है। तो डियर ऑफिसर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, बी रेडी फॉर अ सेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो आर यू रेडी? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का सेशन। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। व्हाट एग्जैक्टली इज मनी लॉन्ड्रिंग? देखो बच्चों, जिस भी पैसे का जो भी इकोनॉमी चल रही है, वो इकोनॉमी अगर लीगल तरीके से हिसाब किताब कर करके चलाया गया तो लीगल प्रोसेस से चलने वाली मनी होती है। लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा अगर मैं बात करूं व्यवसाय हो जो कि इल्लीगल हो, तो उसमें आप वाइट ट्रांजैक्शन की बात तो सोच नहीं सकते। उसमें किसी भी तरह का ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होगा जो किसी सरकार या किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है उसके थ्रू किया जाए। तो ऐसी दशा में अब आपको मालूम चलता हो कई अपराधी हैं, विश्व में जुड़े हुए कई अपराधी हैं, या आप देखते होंगे कई जगहों पे अपराध हो रहे हैं, या किसी दूसरे देश को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है, या कई बुराइयां होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो जो भी काम करते होंगे, अगर आप देखते होंगे तो उन लोगों को किस तरह से पैसे की प्राप्ति होती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई ठीक है, ऐसा है कि तुम एक काम करो कि वहां जाकर कर करके उनका मर्डर कर देना, ये लो तुम चेक। ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो उनके पास पैसा कैसे जाता है? यही मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग जितने भी आपराधिक, वो समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रही व्यवस्था है। आप जितने भी आपराधिक चीजें हैं, उन आपराधिक चीजों में अगर मैं बात करूं, तो उन आपराधिक चीजों में पैसे का जो लेन देन होता है वही मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग इज इलीगल प्रोसेस ऑफ पासिंग थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इलीगल ऑब्टेन्स फंड्स, यानी अवैध रूप से प्राप्त धन का हस्तांतरण या वाणिज्यिक लेन देन। और ये बड़ा ही आसान नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स होता है। जितना आप, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जितना आप लीगल रहेंगे उतनी सरलता से काम करेंगे, और जितनी इलीगैलिटी होगी वो देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, वो मूवीज में अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बी लीगल एंड ऑलवेज ट्राई टू परस्यू द लीगल प्रोसीजर्स। इलीगल प्रोसेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होगा, कहीं पे दिखना नहीं चाहिए, कहीं पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो पुलिस अलग से कूटेगी, जनता अलग से कूटेगी। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए अगर हम लोग बात करें तो ये इस इलीगल प्रोसीजर्स के थ्रू वो काम करते हैं। अब इससे क्या होता है कि इसमें फंड्स की प्राप्ति भी होगी, बैंकिंग ट्रांसफर्स भी होते हैं और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, लेकिन इन सब का जो प्रोसीजर होता है इलीगल होता है। अब देखते हैं ना, आप स्विस बैंक में पैसे चले गए या जी कहीं पे और पैसे चले गए, तो वो पैसे जाते कैसे हैं, वो फंड्स ट्रांसफर कैसे होते हैं? तो उन फंड्स और ट्रांसफर के लिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए क्या किया जाता है? उन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का यूज किया जाता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस का, इस स्कीम का प्रोसेस ये होता है कि जो भी मनी लॉन्डर होता है, यानी कि जो इसको संचालित करता है, वो क्या करता है, वो लेजिटिमेट करता है जो पैसा होता है उसको इनडायरेक्ट वे में, कि वो कैसा हो जाए, वो अगर हम लोग देखें तो लीगलाइज हो जाए। यानी उसको जो पैसा दिया था, जो मनी लॉन्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आप उनको जो अवैध धन देंगे उसको थोड़ा सा पैसा लेकर करके, उसमें अपना कमीशन वगैरह लेकर करके, उसको वो लोग क्या कराने की कोशिश करते हैं, उसको वो लोग वैध कराने की कोशिश करते हैं, उसको वो लोग लेजिटिमाइट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये जो भी ऐसी, और इसमें एक दिक्कत क्या है कि ये काले धन को सफेद करने का तरीका तो है, लेकिन उसमें लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज होती हैं, उन लॉज इन्फोर्समेंट एजेंसीज से कोई डील ना हो, ऐसा किया जाता है। कहने का मतलब, मनी लॉन्ड्रिंग में एक लॉन्डर होता है, यानी कि एक काले धन को सफेद करने वाला एक संचालक होता है, और वो इस काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया में इस तरह से कार्य करता है ताकि क्या किया जा सके, ताकि वो जो ब्लैक मनी है वो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की निगाह में आए बिना क्या हो सके, वो वाइट हो सके। अब इसमें क्या होता है, इसके लिए ऐसा कि वो लोग करते हैं जिससे कि संदेह ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सस्पिशन होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की नजर में आ जाएगा, तो फिर वहीं पे फिर क्या हो जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। इसलिए वो लोग ऐसा एफर्ट लगाते हैं कि कोई भी सस्पिशन ना हो, और जो इलीगल इनकम है उस इलीगल इनकम का सेफ यूज वो लोग कर सके। और इन्हीं सारे जितने भी ये जो इक्विपमेंट्स हैं, इन्हीं तरह की सारी जो चीजें हैं, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब मेरा ख्याल है कि मनी लॉन्ड्रिंग अच्छे से समझ गए होंगे आप। एक बार फिर से समझा दूं, मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे धन जो कि सरकारी एजेंसियों के नज़र में न आए और
कहीं भी वो इल्लीगल हो उसको लीगलाइज वे में कन्वर्ट करना, उसको एक तरीका प्रदान करना जिससे कि वो लीगल वैलिडिटी में आ जाए। और इसका कार्य कोई भी जो व्यक्ति करता है वही मनी लॉन्ड्रर कहा जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग के बाद में अगर इसका जो भी पैसा दिया गया उस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर करके उस पैसे को लीगली यूज कराना, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। जैसे आप सुनते होंगे कि ब्लैक मनी, तो इस ब्लैक मनी को अगर हम बात करें तो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। मेरा ख्याल ये पॉइंट समझ गए होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस वेयर द ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट वन, यानी कि काले धन को सफेद धन में बदलना, ऐसे जिससे कि किसी भी एजेंसी को पता न चले, कोई भी जो एजेंसीज हों जो आपके आय व्यय और इन सब पे नजर रखती हैं उन सबको, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन एजेंसीज को खबर न लगे, उसी प्रयास के द्वारा काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग। और इसी के बाद वो जो मनी है उसको, जो काला धन है उसको लोग लेजिटिमाइट कर देते हैं, यानी कि वैध प्रोसेस के लिए उसका यूज कर सकते हैं। अब यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। तो इस मनी लॉन्ड्रिंग की क्या कोई मेथडोलॉजी है, ये हमें समझना चाहिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है कि काला धन है उसमें लिए सर्फ और सफेदी की चमकार बार बार यूज करें, एरियल या घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, ऐसा नहीं होता। उसके कुछ मेथडोलॉजी होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये नहीं हुआ काले धन को सफेद करने के लिए नोट में गंदगी लग गई थी, उसको सर्फ वर्फ से धुल कर करके और आज के दिनों में थोड़ा सा सैनिटाइजर मार दिए, कच कच सैनिटाइजर हो गया बस भाई, और उसको मास्क वास्क पहना के चला दी, ऐसा नहीं होता। मनी लॉन्ड्रिंग का भी कुछ प्रोसेस होता है। ये काला धन का मतलब हुआ जिस धन का कोई भी लेखांकन किसी भी सरकारी वैध एजेंसीज के थ्रू नहीं हो रही हो और जो सरकारी वैध प्रक्रिया के थ्रू न जा रहा हो, वो होता है काला धन। और वैसा धन जिसका हिसाब किताब लेखा जोखा हो उसको हम लोग कहते हैं सफेद धन। तो काले धन को सफेद धन में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए बहुत सारे वो लोग उपाय करते हैं जो मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे मनी फॉर्म्स होते हैं इसके। और इसमें कुछ टाइप्स अगर हम लोग बताएं तो सबसे पहले है बैंक मेथड, करेंसी एक्सचेंज या डबल चालान। ये मनी लॉन्ड्रिंग की कई विधियों और कई प्रकारों में से आपको पता चलती है कि कई फॉर्म हो सकते हैं बैंकिंग के तरीके, मुद्रा विनिमय, दोहरे चालान। अब हम लोग जानते हैं कि भाई क्या होता है। तो सबसे पहले स्कैरिंग यानी स्ट्रक्चरिंग एक प्रोसेस था। बड़े अच्छे से इसको समझिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसीजर क्या होता है। इसको हम लोग स्कैरिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पैसे हैं उसको, कैश मनी को छोटे छोटे डिपॉजिट्स के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं लोग। यानी कि बड़े जो अमाउंट है उन अमाउंट्स को छोटे छोटे अमाउंट्स के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाना। इससे क्या होता है, इससे जो कैश मनी है वो स्मॉल डिपॉजिट्स में चली गई। साथ ही कई बार आप देखते होंगे स्मगलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैशेस, जो कई बड़े बड़े जो धन हैं उन धन को वो क्या करते हैं, कैश को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे देना, या किसी जुरिस्डिक्शन में उसको लगा देना, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, कोई ऑफशोर बैंक में दे देना। या आप अगर देखते हैं तो कोई ऐसा संस्थान जिसको पैसे की ज़रूरत है उसमें वो लोग पैसे को दे देते हैं और उनसे वो पैसा ले लेते हैं बदले में। उस अब आपको लगेगा कि भाई पैसा का लेन देन हुआ तो इसमें जो लेन देन करने वाला है उसको क्या फ़ायदा हुआ। तो बेसिकली क्या होता है कि उस कई बारी कुछ संस्थानों को जो वित्तीय आवश्यकता होती है उस वित्तीय आवश्यकता में क्या किया जाता है कि वो लोग कई डोनेशंस लेते हैं। तो डोनेशंस के फॉर्म में उन्होंने ले लिया। अब डोनेशंस के फॉर्म में ले कर करके अब मान के चलो कि 100 रुपए उन्होंने लिए और उनको मान के चलो कि उनका जितना भी अपना कमीशन सेट होता है, सपोज करो कि 20 रुपए उनका कमीशन सेट हो गया, तो 80 रुपए उन्होंने क्या कर दिया, 80 रुपए उनको व्हाइट में कर दिया। तो ये 20 रुपए उनका कमीशन हो गया। तो इससे क्या हुआ, उस संस्था को धन की प्राप्ति हो गई जो
ब्लैक मनी वाला था उसका जो पैसा हो गया वाइट मनी हो गया, तो वो किसी भी विधि में लगा सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कई बार जो बैंक्स होते हैं, जो ऑफशोर बैंक्स, नॉट यहाँ, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे जो बैंकिंग सेवाएं हैं, जैसे आप अगर बात करते हैं स्वीडन, तो स्वीडन की अगर आप बात करते हैं तो स्वीडन की सबसे बड़ी खासियत है कि वहाँ पे अगर आप देखें तो टैक्स हेवन कंट्रीज कहे जाते हैं। ऐसे देशों को टैक्स हेवन कंट्रीज कहते हैं जहाँ पे टैक्सेशंस नहीं होते। क्यों टैक्सेशंस नहीं होते? वो दुनिया से ब्लैक मनी अपने यहाँ मंगाते हैं और उनसे सब लोगों को फंड करते हैं। तो उनके पास जो पैसे आए हुए होते हैं, वहाँ पे हिसाब का कोई लेखा जोखा नहीं रहता, किसी भी तरह का लेन देन नहीं होता। इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा आज के दिनों में, तो हालांकि सारे दुनिया के देशों की गवर्नमेंट्स ने स्विस बैंक्स और ट्रांजैक्शन, चूंकि आजकल ट्रांजैक्शन का ज़्यादातर जो व्यापार हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉनिकली होता है तो इस तरह की संभावनाएं बहुत न्यून हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें लोग क्या करते हैं, स्विस बैंक्स और इन सब में, चूंकि वहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाता, वहाँ पे ऐसे रूल्स हैं जिन रूल्स के अनुसार में जो जमा करता है उनकी पूरी की पूरी गोपनीयता रखी जाती है। तो किसके पैसे आ रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इसका कोई लेन देन, कोई लेखा जोखा नहीं होता। लेखा जोखा लेन देन नहीं होने के कारण वो क्या होता है, काले धन को स्वीकार कर लेते हैं और उससे कई छोटे छोटे देशों को आसान शर्तों पर ऋण दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, उस ऋण से के माध्यम से जो पैसा मिलता है उस पैसे से ही वहां की इकोनॉमी चल जाती है। तो इसलिए इन सब में जो टैक्स हेवन कंट्रीज और वहां के जो बैंकिंग सिस्टम है उनका बड़ा रोल होता है। इसीलिए मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जो वित्तीय जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑफशोर जो बैंक्स हैं, उनके माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, वो लोग काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने का प्रक्रिया करते हैं। तो सबसे पहला तो एक चीज आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ ब्लैक मनी, यानी कि जो भी काला धन आया था उस काले धन को सफेद धन के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसको स्ट्रक्चर करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसको किया जा सकता है स्मॉल डिपॉजिट्स के माध्यम से या बैंकिंग संरचना में उसको खपा के। और ये बैंकिंग संरचना कहां से मिलेगी, ये बैंकिंग संरचना वो लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे देश जहां पे आपके आय का, आपके जमा का कोई हिसाब किताब लेखा जोखा न रह रहा हो, उन सब देशों के माध्यम से इसको क्या किया जा सकता है, काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया में वो लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बच्चों, एक और चीज होता है कैश इंटेंसिव बिजनेस। कैश इंटेंसिव बिजनेस के माध्यम से क्या किया जाता है, देखिए मैंने अभी बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। जिस प्रक्रिया में पहली प्रक्रिया तो मैंने आपको बता दी कि ये जो भाई पहली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर किया जाता है, छोटे छोटे जमा के रूप में या किसी बैंकिंग मुद्रा के रूप में उसको जमा कर देते हैं। कुछ होते हैं जिसको हम कैश इंटेंसिव बिजनेस कहते हैं, यानी नकद व्यवसाय कहते हैं जिसे। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें इस बिजनेस में जनरली वैसे लोगों से पैसा लिया जाता है और उन लोगों के साथ लेन देन की जाती है जो कि सामान्य तौर पे क्रिमिनल एक्टिविटीज में होते हैं। क्योंकि क्या होता है, इन सब तरीके में जो क्रिमिनल्स होते हैं, उन क्रिमिनल्स और जो क्राइम होता है, उस क्राइम में ये जो पैसा होता है वो कैश के रूप में रिसीव होता है। अब आपने कई मूवीज खासकर जब बॉलीवुड देखते हैं तो बॉलीवुड में इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं कि अपहरण और ये सारी चीजें का दिखाते रहते हैं, या कोई भी चीज वो लोग कर रहे होते हैं जो भी अपराध की श्रेणी में आता है, जयराम पेशा के लोग होते हैं उन लोगों की। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि भाई मैंने ऐसा है कि फिरौती के लिए तुम्हें फोन किया है तो इतने का चेक भिजवा दे या इतने का मनी ट्रांसफर कर दे। वो सारा पैसा कैसे वो लोग यूज करते हैं, कैश के रूप में यूज करते हैं। तो क्या होता है, कुछ ऐसे इंटरप्राइसेस होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे उद्यम होते हैं जो कि ओपनली काम कर रहे होते हैं और कैश रेवेन्यू रिसीव कर रहे होते हैं ऐसे लोगों से, और लेने के बाद में उस कैश को क्या करते हैं, इलीगल कैश को लेकर करके उसको वाइट रूप में ट्रांसफर करते हैं। कई मूवीज इस तरह से आपने देखा होगा। एक मूवी आई थी
संभवतः उस मूवी में नाना पाटेकर साहब ने रोल किया था। और उसमें आपने देखा होगा कि शायद अब तक 56 था, कि अब तक 56-57 जो होता है वो उस तरह की मूवी थी। तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से विदेशों में वो बोलता हो, एक जगह जा कर करके उसने पैसा जमा कर दिया और बोला कि विदेश में जा करके भाई इस व्यक्ति को पैसा दे देना, या इस शहर में है, इस शहर से इस शहर में ये पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए। उसने इस शहर में पैसा जमा किया, कोई भी बंदा जा कर करके वहां से निकाल सकता है। तो इसी को हम लोग हवाला भी कहते हैं। और इसी तरह की जो ट्रेडिंग होती है वो कैश इंटेंसिव बिजनेस में बेसिकली ये अपराधियों के द्वारा संचालित बैंक टाइप का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना बॉलीवुड की भाषा में भाई लोगों का बैंक। तो वो भाई लोगों का जो बैंक होता है वो कैश इंटेंसिव होता है। उसमें क्या होता है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और उसके बाद में क्या करते हैं कि उसको दूसरी जगह दे देते हैं, बदले में अपना एक शेयर ले लेते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि उस शेयर के बदले में जो कट होगा वो कट हैवी होता है। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में होता है। और वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं वाइट रूप में यूटिलाइज करते हैं। कई मूवीज आप देखते होंगे, खासकर जासूसी हॉरर, इन सब के नॉट हॉरर, जासूसी या थ्रिलर जो मूवीज होती हैं उसमें इस तरह के बहुत काम होते हैं। पुराने जमाने में होता था, पुराने जमाने में बड़ा अच्छा अच्छा इसके एग्जाम्पल, पुराने जमाने की जो मूवी जो इसमें होता है ना कि भाई तू मेरा भाई है, ये मेरा भाई बिछड़ गया, कैसे कुंभ के मेले में बिछड़ गए, कुंभ के मेले में अक्सर बिछड़ा करते थे, तेरे हाथ पे तिल है, हम मेरे हाथ पे भी तिल है, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। तो वैसी मूवीज में आपको दिखाई देता होगा कि पहले 100 का नोट की या कितना बड़ा हैवी नोट होता था, इतना बड़ा बड़ा नोट होता था, उसके 2 टुकड़े कर देते थे, ठीक है ये टुकड़ा तुम मुझे दे दो और ये टुकड़ा ले जाकर करके मेरे फलाना आदमी को दे देना। दोनों नोट के टुकड़ों को मिला कर देखेगा, और जब दोनों नोट के टुकड़े मिल जाएंगे तो फिर वो तुम्हें पैसा दे देगा। और फिर यही चीज क्या होता था, इसी को वो कैश इंटेंसिव बिजनेस के रूप में लेते थे। तो ये रिसीविंग का तरीका होता था, और फिर वो वहां पे उसको चुकाते थे, और जो भी पैसा बीच में आता था वो क्या करते थे, उसको वो कैश फ्लो के रूप में कर करके वो किसी न किसी तरीके से उसको संचालन में लेके आते थे। अब ये ऐसा नहीं है हमारे और आपके लिए, ये सारी चीजें जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन उन जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए ये बैंक, जैसे हमारे लिए और सामान्य बैंक खुले हुए होते हैं वैसे उन लोगों के लिए वो बैंक खुले हुए होते हैं। मैंने बोला ना कि ये सब मूवीज में देखेंगे तो मूवीज में बहुत ज्यादा आसानी से आपको नजर आता होगा इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो जो चल रही हैं। हॉलीवुड की मूवीज में भी आपको कई जगह में ये चल रही होंगी, खासकर हमारे जेम्स बॉन्ड 007 और इन सब की जो मूवीज होती हैं उन मूवीज में इनका बहुत ज्यादा कैश और ये सारी चीजें हो रही होती हैं। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी बिजनेस होते हैं वो क्या किए जाते हैं, जितने भी कैश रिसीविंग्स और ये सारी होती हैं वो उसको लेजिटिमाइट करता है, वो उसको वैध तरीका प्रदान करता है, लेता है वो अवैध रूप से और उसको वैध रूप में कन्वर्ट करता है। यही मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका होता है। तो कैश इंटेंसिव बिजनेस के रूप में कर दिया गया और स्ट्रक्चरिंग के रूप में कर दिया गया। ये आप लोग को दोनों चीजें पता चल गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है सर्विस बिजनेसेस। कई ऐसे होते हैं बिजनेसेस जिन सेवा व्यवसाय जिसमें क्या होता है कि इसमें कुछ पता नहीं होता, सर्विसेज का कोई फिक्स लेजिटिमेशन नहीं होता, कोई फिक्स रूल नहीं होता। अब आई एम नॉट सेइंग कि मैं कुछ बताऊंगा, अगर कोई किसी को छोटा सा काम कराना है तो कोई ये फिक्स नहीं होगा कि जी इसका यही रेट है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर किसी को कोई नल की फिटिंग करानी हो तो वो हो सकता है कि कोई नल की फिटिंग कराने के लिए 10 रुपये ले सकता है, कोई 20 रुपये ले सकता है, कोई 100 रुपये ले सकता है, कोई 500 रुपये ले सकता है। कई ऐसे किस्से आपने पढ़े होंगे जिसमें क्या होता है कि मालूम चलता है कि कोई भी आदमी छोटी चीज़ों का दाम बड़ा बड़ा करवा कर करके पास करा लेता है। तो इसमें क्या होता है कि सर्विसेज के रूप में, चूंकि सर्विसेज का कोई भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, सर्विसेज का कोई भी प्रेस्क्राइब्ड फिक्स नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, सर्विस बिजनेस इसके लिए बेस्ट मेथडोलॉजी है। और इसमें वेरिएबल कॉस्ट, रिन्यूएबल कॉस्ट या
ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये इतनी चीजें होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलेंगी। और इससे क्या किया जाता है, इससे मनी लॉन्ड्रिंग को वैध तरीका दे दिया जाता है। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग जो मैं बार बार बोल रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि जो ऐसा धन, ऐसा पैसा, जिस पैसे का कहीं कोई हिसाब किताब न हो, वो जो काला धन जिसको हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं, उस ब्लैक मनी को प्रोसेस करके वैध बनाना, लेजिटिमेट करना, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग इज व्हाट। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस which converts black money into white one, and this can be made through different procedures, different forms, and this is known as what? This is known as this is known as your मनी लॉन्ड्रिंग। समझ गया? अब देखो क्या होता है बेटा कि जो सर्विस बिजनेस होता है, यानी सेवा क्षेत्र होता है, इस सेवा क्षेत्र में मैंने बताया कि कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता, रिन्यू कराना और बहुत सारी चीजें, क्योंकि सर्विसेज, देखो गुड्स और सर्विसेज दोनों अलग अलग चीजें हैं। गुड्स में तो ये है कि भाई ये चीज है, अगर ये डब्बा है, इस डब्बे का कॉस्ट मान के चलो कि 100 रुपए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे होगा तो 120 रुपए होगा या 150 रुपए होगा। लेकिन सर्विसेज तो मैं हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति सर्विस कर रहा हो, एक ही चीज़ की सर्विसेज का कहीं 10 रुपए कीमत हो, कहीं 100 रुपए कीमत हो। तो आप सिंपल देखो, आप हेयर कट कराने जाएंगे तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि पटरी बैठ जाएंगे तो मालूम चलेगा कि 10 रुपए में हेयर कट हो गया, 20 रुपए में हेयर कट हो गया। किसी छिटपुट सैलून में चले जाएंगे तो 50-100 रुपए ले लेगा, और अगर कोई थोड़ा से स्टैंडर्ड सैलून में जाएंगे 500 रुपए लेगा, और कई सैलून ऐसे होते हैं जो 5000 भी लेते हैं। तो उनकी सर्विसेज का अलग अलग कॉस्ट होता है, कई जगहों पे अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये क्या करते हैं, जो सर्विस बिजनेस होता है, इस सर्विस बिजनेस में कोई क्लेम नहीं हो पाता, इसका रिन्यूअल या इसके जितने भी एग्जाम्पल्स, इनके कॉस्ट्स होते हैं या ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सब में कोई भी ऐसा मेथडोलॉजी नहीं होती है जिसमें कि एक रूपता हो। इसलिए वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग कराना बड़ा आसान प्रोसीजर्स होते हैं, और इसमें बहुत आसानी से डिटेक्ट नहीं होता। मैंने आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसीजर तभी संभव होता है जब वो प्रोसीजर डिटेक्ट ना हो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी द्वारा। तो ये जो करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो बड़े टेक्निकल होते हैं। समझ गए? एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि पार्किंग स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रिपिंग क्लब्स हो गए, या फिर आपको टनिंग सैलून्स हो गए, या कार वॉशेस हो गए, ये बार्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, कसिनोज हो गए। इन सब के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें कई जितने भी अपराधी हैं वो इस तरह के कुछ संस्थान भी खोल सकते हैं, और उसमें क्या करते हैं, उसमें सर्विसेज के नाम पे क्या करा सकते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये जनरल प्रैक्टिस है, लेकिन कई जगहों पे ये अब कोई पटरी वाले के पास जाएगा या कोई सिंपल सैलून में जाएगा जहां पे 100 रुपए की बाल कटिंग होती है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये सब चीज थोड़ी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग कराया जा रहा है या मनी की कोई चीजें चल रही है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा? तो वहां पे जहां पे कोई हाई फाई सा चीज चल रहा है, कसिनो आप जा रहे हैं, कसिनो में गए, जुआ खेले भाई, अब किसी ने जुआ खेला, तब जुआ में हार रहा है, जीत रहा है, क्या हार रहा है, वो थोड़ा ही इतना ही हिसाब किताब रखा गया, इतना पैसा लगा है, इतना इसने जीता या इतना इसने हारा। वो उसे क्या किया गया, उस पैसे को वाइट कराने में फायदा मिला। उसने जुआ खेला या नहीं खेला और कितना जुआ में जीता इसका कुछ पता थोड़ी चलता है। तो ये स्ट्रिप क्लब हो गए, पार्किंग संरचनाएं हो गई, टनिंग सैलून हो गए, कार वॉश हो गए, ऑर्किड बार हो गए, इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हाई फाई टाइप की जो चीज़ें होती हैं, वो अब उन लोगों के लिए ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होता कि जिसकी सैलरी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट 10 तारीख को आए और 11 तारीख को मालूम चलेगा कि तो भाई तो एकदम पार्टी दे रहा है, और 20 तारीख आते आते मालूम चलेगा भाई दे देना पैसे, तुझे 20 तारीख को लौटा दूंगा अगले। तो वैसे लोगों के लिए नहीं होता, ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, और वो पैसा सामान्य तौर पर नहीं कमाया गया है, वो पैसा काले धन के रूप में कमाया गया है। और इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो अपराध होते हैं उस अपराध के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरह
क्या होता है कि ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग भी करते हैं लोग। ये चौथा टाइप है। मैंने अभी तक बताया आपको कि एक तो टाइप हो गया स्ट्रक्चर, आपको मैंने दिखाया था कि एक हो गया स्ट्रक्चरिंग करना, दूसरा मैंने दिखाया था कि कैश इंटेंसिव बिजनेसेस में उसको यूज करना, तीसरा मैंने दिखाया था सर्विसेज बिजनेस के रूप में यूज करना, और चौथा मैंने बताया था ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग है। ये ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मानी जाती है, सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है ये ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो इनवॉइसेस हैं उसको अंडर वैल्यू कर दिया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, जो मूवमेंट ऑफ मनी है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो अगर आप देखते हैं तो कई बारी जो पेंटिंग्स हो गई या आर्ट गैलरीज हो गई, उसमें किसने आर्ट बनाया, किसको पैसा गया, किसने आर्ट खरीदा, ये सब प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। ये सारी प्राइवेसीज होती हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, एक पेंटिंग हो सकता है, हम और आप पेंटिंग में देखते हैं तो क्या देखते हैं ना, ये एकदम बड़ा अच्छा लग रहा है, 7 घोड़े वाला अगर हम लगाएंगे अपने ड्राइंग रूम में तो लक्ष्मी जी तो दौड़ के आएंगी। उसमें नहीं होता। मॉडर्न आर्ट एक नया सा रूप होता है। उस मॉडर्न आर्ट में आप देखेंगे कि 4-5 उल्टी सीधी लकीरें भी खींच दी गई, और आर्ट देखने वाला हमने लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है। हम लोग बोलेंगे अच्छा ये तो क्या है यार, क्या लाइन वाइन खींच रखी है। लेकिन कई बार जो मॉडर्न आर्ट वाले होते हैं वो लोग इसको बड़ा अलग से आर्ट होता है, क्योंकि आर्टिस्टिक नज़र हम लोग की होती नहीं है। सामान्य तौर पे नज़र कैसी होती है हम लोगों की नज़र होती है कि भैया ठीक है, सीधे तौर पे हम लोग अगर जाते भी हैं, अगर कहीं पार्टी वार्टी में भी जाते हैं तो हम लोग क्या ढूंढते हैं, हम लोग जाकर करके ढूंढेंगे कि हाँ भाई आराम से मेन कोर्स खाए और चले आए। लेकिन उसी तरह से जो आर्ट होता है, हम लोगों की नज़र में आर्ट का कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, हम लोग उतने आर्टिस्टिक होते नहीं हैं। तो क्या होता है कि आर्ट का जो आर्टिस्ट होता है, खरीदार और विक्रेता, या कई बारी अगर होता है कि जो ऑक्शन हाउसेस होते हैं जहाँ पर कि ये कला जो प्रदर्शनी लगती है उसकी खरीद बिक्री होती है, तो उसमें खरीदार और विक्रेता इन दोनों के पहचान को उजागर नहीं किया जाता। प्राइवेसी नाम की चीज होती है, और उस प्राइवेसी के आधार पर उन लोगों की पहचान को उजागर नहीं किया जाता। तो ऐसे कंडीशन में मनी लॉन्ड्रिंग का ये माना जाता है कि ये सबसे जो आज का नया लेटेस्ट मेथोडोलॉजी है और सबसे कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी है। आपने कई बार सुना होगा इवन हम देखते हैं तो कई राजनेताओं या उनके ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि भाई उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह के कंडीशन में अपने कई काले धन को सफ़ेद कराने का भूमिका निभाई। तो इस सब से ये जो ट्रेड बिजनेस है, ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स लेटेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग की मेथोडोलॉजी है। समझ में आ गया? अब अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो कई बारी शेल कंपनीज होती हैं या कुछ ट्रस्ट्स होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि सारे इस उद्देश्य से नहीं बनते, कई सेवाओं के लिए, सही में सेवा करने के लिए बनते हैं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर टाइप ऑफ मनी लॉन्डर्स, और वो लोग क्या करते हैं, इस तरह की कई कंपनियां और इन सबको बना लेते हैं, और उन सबको बना कर करके ट्रस्ट के नाम पे या कोई सेवा के नाम पे वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। क्योंकि भाई हमने खरीद कर करके बेचा, आप कितने लोग हैं, किनको दिया हमने, किनको सहायता प्रदान की, कितने में सामान खरीदा, इन सब का कुछ पता नहीं होता। रियल ओनर्स जो मनी है उनका पता नहीं होता। भाई गुप्त दान आया मेरे पास, अब गुप्त दान आया, ये कहां से आया गुप्त दान? गुप्त दान हो गया तो इसका मतलब है कि द सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट क्लियर। आप सोर्स ऑफ इनकम को बताने के लिए प्रेशराइज नहीं है। अब जब सोर्स ऑफ इनकम को नहीं बताएंगे तो आपके पास कितना पैसा आया आपको नहीं मालूम, कितना पैसा हम दे रहे हैं ये नहीं मालूम। क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कई वाहन खरीद लेते हैं, और वाहन खरीद कर करके भाई कॉरपोरेट वाहन है, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें पैसा लगा दिया। अब क्या हुआ, पैसा आया किसी का
इलीगल तरीके से उससे वाहन खरीदने में लगा दिया, उससे मालूम चला कोई बिल्डिंग खरीद ली या कोई क्षेत्र खरीद लिया, बोला कि भाई यहाँ पे हम लोग समाज सेवा का कार्य करेंगे, और उन सब के माध्यम से ये काम करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें जो रियल ओनर हैं, जो वास्तविक मालिक हैं, उनके बारे में नहीं बताया जाता, गुप्त दान आया। तो इस तरह से, और ये कई जो छोटी कंपनीज या बड़ी कंपनीज को बनाया जाता है, वो इस आधार के लिए बनाया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कंपनीज आई और आकर कर करके उन्होंने छोटे छोटे पैसे और ये सब लेने की बात की और लेकर करके भाग गई। तो बच्चों, ये सारी शेल कंपनीज होती हैं और ट्रस्ट्स होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को, यानी कि ब्लैक की मनी को वाइट करने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। वहीं एक होता है राउंड ट्रिपिंग। देखो बच्चों, ये सारी चीजें जो हैं, ये जो अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसको आप अगर समझेंगे तो इसमें बड़ी अलग अलग सी आपको शब्द मिलेंगे जिनके बारे में कॉमन मैन हम लोगों को नहीं पता होता, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको समझने की आवश्यकता पड़ती है। आपको समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं। हो सकता है आपके पास में कोई इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट आए, हो सकता है आपके पास में कोई इनकम टैक्स विभाग आए, या कोई भी इस तरह के काले धन को रोकने की बात है। तो वैसी कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह से ये कार्य करते हैं, और एक प्रशासक को इन सारी चीज़ों पे, ये समानांतर अर्थव्यवस्था, ये जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, इनके ऊपर में एक बहुत बड़े ध्यान लगाने की आवश्यकता है। तो ऐसी दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो फिर आपको इस तरह के शब्दों को जानना बहुत आवश्यक होता है, इस तरह की चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि फॉरेन कॉरपोरेशंस में इस पैसे को वो लोग लगा देते हैं, ऐसी कंट्रीज में जहां पे मिनिमम रिकॉर्ड्स होते हैं, और क्या करते हैं कि वहां पे वो लोग एग्जम्प्टेड हो जाते हैं टैक्सेशन से। यानी कि उस पैसे को जब वहां पे उन्होंने फॉरेन में लगाया, ऐसे जहां पे मिनिमम रिक्विजिट्स हैं। देखो, हर जगह की व्यवस्थाएं ऐसी नहीं होती कि बहुत कॉम्प्लेक्स व्यवस्था है। कई जगहों की व्यवस्थाएं ऐसी भी होती हैं कि जिन व्यवस्थाओं को आपको वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, और कई जगह है जहाँ पे कोई मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो जहाँ मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उस मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्षेत्रों में, वैसे देशों में वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इसको लगा देंगे पैसा, और वहां से क्या करेंगे, वहां पे टैक्स एग्जम्प्ट करा लेंगे, यानी कि वहां टैक्स से बच जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, अब वो फॉरेन में तो वो टैक्स से बच गए, और उन्होंने वहां पे उसको पैसे को जमा किया, तो वहां के लिए तो वैलिड मनी हो गई। अब उस वैलिड मनी को यहाँ पे लेके आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वैलिड मनी आ रही है। आप अगर कोई फॉरेनर आएगा या कोई फॉरेन कॉरपोरेशन यहाँ पे पैसा लगाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो अपने हिसाब से लगाएगा। अब वहां पे उन्होंने जो पैसा जमा किया, वो पैसा मिनिमम रिकॉर्ड्स के थ्रू जमा किया, तो वहां पे उन्होंने अपने ब्लैक मनी को जो जमा किया, उसके लिए उनसे कोई ज्यादा ना पूछताछ हुई, ना कोई ये हुआ, लेकिन वो प्रक्रिया में आ गया, वो प्रोसेस के थ्रू आ गया। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैंक कैप्चर। इसमें क्या होता है कि जो मनी करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ जो अपराधी होते हैं वो बैंक ही खोल लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये बैंक, एक छोटे छोटे जैसे NBFCs होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, वैसे कई बैंक्स वो लोग खोल लेते हैं। कई बैंकों का वो अधिकार क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं। कई बैंकों में वो मालूम चलता है कि कई बैंकों के शेयर्स ले लेंगे और ये कर लेंगे, और उसमें वो अपना पैसा लगाएंगे। लेकिन वो उन क्षेत्रों में जहाँ पे रूल्स कमजोर होते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे नियम कमजोर हो। ऐसा है ना कि कई बारी जो नियम होंगे, वो नियम जहाँ स्ट्रिक्ट होंगे वहां तो वो काम नहीं कर सकते। जहाँ पे मनी एक्सचेंज में नियम कमजोर होगा, कई ऐसे देश होते हैं जहाँ पे नियम इतने सख्त नहीं होते। तो वैसे देशों में, वैसी जगहों की बैंकिंग व्यवस्था में उस पैसे को लगा कर करके उस प्रोसेस से ये अगर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक मनी थी और ये वाइट मनी हो जाएगी।
ब्लैक मनी को वाइट करने का ये तरीका। तो ये बैंक कैप्चरिंग, राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से भी होती है। कैसीनोस, नाम सुना होगा आपने, कई जगहों पे वो चक्का से चलता नहीं रहता है, आपने देखा होगा कि चक्का सा ग्रर से घुमाते हैं और उसके बाद फिर उसमें बॉल वॉल जाता है। और वो तो कैसीनोस जो होता है वहां पे क्या करते हैं, जो खरीदार होते हैं वो इलीगल कैश के माध्यम से चिप खरीदते हैं। वहाँ ऐसा नहीं कि ये लीजिए ये पैसा फेंका हमने और ये हो गया, वहाँ पे पैसे दे कर करके वो छोटे छोटे चिप टाइप का होता है कुछ, वो चिप विप लेते हैं। मूवीज में, ये सब मूवीज में एकदम खुले तौर पे दिखाते हैं कि भाई मूवीज में दिखाया गया कि उन्होंने पैसा लिया और लेकर करके इतना पता नहीं कैसे डंडा से इधर से दे देते हैं और उसको बदले में वो पैसा लगा दिया जाता है कि मेरे तरफ से ये पैसा, मेरे तरफ से ये पैसा, इस तरह का है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लोग होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए खेलते हैं, और जब पैसा उन्होंने कैश दिया, वो कैश का इनफ्लो हुआ, और जब वो अपना चिप ले जाके दिए कि देख भाई मैंने, आपने इतना सा चिप दिया था, मैंने इतना चिप जीता, तो इनके बदले में पैसा दो, चिप काउंट कर करके पैसा दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये गैम्बलिंग के थ्रू किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें वो पैसा जो मिलता है उनको वो करते हैं कि भाई इन्होंने जुए में इतना पैसा जीता, इसमें से इतना टैक्स हो गया, तो वो क्या हो गया, टैक्सेशन कर कर करके उस पैसे को उन्होंने वाइट में रूप में कन्वर्ट कर दिया, समझ गए। और इसमें क्या करते हैं, वो ब्लैक मनी लगाए और ब्लैक मनी को लगा कर करके जीता कि भाई अब उसने 100 रुपए लगा कर करके 1000 रुपए जीता है, या 1 लाख रुपए लगा कर करके 1.5 लाख जीता है, इसका कुछ ये नहीं, उसने यह कि भाई इसने 1.5 लाख रुपए जुए में जीते और इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 50,000 रुपया है या 10,000 रुपया, जितना भी है सो कॉल्ड, हम लोग के निगाह वहीं तक जा सकती है कि हाँ इतना, बाकी और लोग तो इसको करोड़ों अरबों में समझ सकते हैं, हम लोग तो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक हम लोग कहते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए जीता, उसमें से 50,000 रुपये इनका कट हुआ, भाई ये कट हम लोग दे रहे हैं। तो ये कैसीनोज भी ऐसे माध्यम होते हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग होती है। उसी तरह से ब्लैक पे में क्या होता है कि कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ को रखती हैं और इसमें कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब इनको जो सैलरी दी जाती है वो कैश में दी जाती है। अब ब्लैक मनी को उनको पे करने में दे दिया जाता है। कई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं, ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जिसको हम लोग कहते हैं, उन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में अगर आप लोग देखते हैं तो उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिटर्न नहीं होता, जो सैलरी दी जाती है वो कैश में दी जाती है, क्योंकि जैसे ही आप उसको फिक्स कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती कि पीएफ टीएफ और पता नहीं क्या क्या काटना कूटना होता है, तो उससे लीगलाइज हो जाता है। तो क्या किया जाता है, लीगलाइज रहेगा तो जो लीगल पैसा है वही पैसा देंगे। लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, जिसमें कि कई ऐसी हायरिंग होती है जिसमें विदाउट रिटन कंसेंट होते हैं, आज उनको रखा और कल निकाल दिया। कई आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई या दिहाड़ी मजदूरी की साइट्स हो गई या कई जगहों पे हो गया या कई बगानों में हो गया कि उनमें बुला लिया गया, उनको काम कराया गया और भाई आज तेरा काम का है, ये ले पैसा। तो उसमें ब्लैक मनी को उन्होंने क्या किया, चला दिया। अब वो लेकर के जाएगा किसी राशन की दुकान पे तो भाई ये थोड़ी, हाँ भाई कमाया है, वहां से कमा के लाया है। तो ये सारे जो तरीके हैं, ब्लैक पे भी एक लार्ज अमाउंट को क्या करता है, वाइट करता है। अब तो हम लोगों को ये मालूम चल गया कि ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है उनको कौन कौन से तरीके से किया जाता है। अब इनका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या करती है, तो देखो मनी लॉन्ड्रिंग की जो सबसे बड़ी दुष्प्रभाव है, प्रभाव की जगह हम लोग दुष्प्रभाव बोले तो बैड इफेक्ट्स हैं, कि ये जो क्रिमिनल्स हैं इनको इनकरेज करती हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स वाइट मनी तो ले नहीं रहा है, तो ब्लैक मनी को वाइट तरीके से लेने में मनी लॉन्ड्रिंग की जो रोल रहा उससे क्रिमिनल्स को इनकरेजमेंट मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो इकोनॉमिक जस्टिस है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस, अर्थात जिसको मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो आर्थिक न्याय।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सब चीज़ें जो ली गई है, तो ये जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय है, वो बड़ी खतरे में आ जाता है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति अवैध तरीके से धन उसने लिया, उसको वैध तरीके से उसको प्राप्त हो गया और उसने उसको चलाया। तो इससे क्या होता है, कई बारी आर्थिक आय की असमानता ये बढ़ाता है। साथ ही किसी भी देश की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, यानी कि जो आर्थिक संप्रभुता है, उसको खतरे में डालता है। क्योंकि कोई भी देश है, उस देश में जो भी सरकार है, सरकार ने जो पैसा जिस पैसे का परिचालन किया, उस पैसे का परिचालन में अगर अवैध रूप से कोई मुद्रा वैध बना करके चला दी जाए, तो इकोनॉमिक इम्बैलेंस तो होगा, और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा, वो पड़ेगा इन्फ्लेशन पे, और साथ ही जो डिमांड होंगी वो स्टैग्नेंसी पे पहुंच जाएगी, और इसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा कैश फ्लो के कारण। इन्फ्लेशन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन अगर हम लोग बात करें तो मुद्रास्फीति में मुद्रा नहीं बढ़ जाती, मुद्रा की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। यानी जो धन है, जो पैसा है, उसकी परचेजिंग पावर को कम हो जाना। अब परचेजिंग पावर कम कैसे होगी भाई? तो जो चीज हम 100 रुपए में आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले खरीदते थे, क्या वर्तमान समय में 100 रुपए में वही उतनी ही चीज खरीद पा रहे? नहीं खरीद पा रहे। तो क्या हुआ, मुद्रा 100 रुपए वही रही, देश वही रहा, क्षेत्र वही रहा, सामान वही रहा, लेकिन पहले मुद्रा ने जितने दाम पे, जितनी मात्रा में उसको खरीदा था, अब मुद्रा में वो शक्ति नहीं है कि वो उतनी चीजों को खरीद पाए। ये मुद्रास्फीति होती है, यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस। ये कब होता है? जब एक्सेस कैश फ्लो हो जाएगा। कई ऐसे देश हैं, वेनेजुएला, अगर मैं बात करूं, एक वेनेजुएला नाम का देश है। उस वेनेजुएला में आपने देखा होगा कि जो पैसे है ना, उस पैसे में इतना एक्सेस मनी फ्लो हो गया, छापते रहे पैसे, छापते रहे पैसे, अनऑथराइज पैसा आया, उसको वाइट के रूप में करते गए, मनी लॉन्ड्रिंग होती गई, और ये सब चीजों से आज वहां की करेंसी की वैल्यू कम हो गई। वहां कोई चीज खरीदना होता है तो 100, 200, 500 या 1000 नहीं लेकर के जाते हैं वहां की करेंसी, किलो के हिसाब से। ये कितने का है भाई? अगर ये पेन है, ये पेन कितने का है, तो मालूम चलेगा कि ऐसा है कि 5 किलो वहां के करेंसी दे दो। किलो के हिसाब से तौल कर करके करेंसीज बिक रही है। वो क्या हो रहा है? क्योंकि एक्सेस कैश फ्लो आया। तो एक्सेस कैश फ्लो क्या करता है? इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाता है, ग्रोथ रेट को डिक्रीज करता है, और जो कैश फ्लो है उसको इफेक्टेड करता है। इसके अलावा क्या होता है, जो कंपटीशन है उस पर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक आदमी जिसके पास में अवैध धन वैध रूप में आया, और एक आदमी जिसके पास वैध धन है, तो उन दोनों के बीच में जो कंपटीशन है वो नहीं कराया जा सकता। साथ ही इसमें करप्शन बढ़ने की संभावना कैसी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो क्या होता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग क्या करता है, जो भी पैसा है, करप्ट मनी है, उस पैसे को लीगलाइज्ड बनाता है, उस पैसे को लीगल वे प्रदान करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, करप्शन, कोई भी आदमी जब अवैध धन को वैध रूप में कन्वर्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास में ये जो तरीका होगा, वो तरीका क्या करेगा, वो तरीका करप्ट मनी को लीगलाइज करने का जो तरीका होगा, वो करप्शन को बढ़ावा देगा। ये हवाला बिजनेस को भी बढ़ावा देता है। हवाला भी मैंने बताया कि भाई, जैसे पुराने जमाने में, जैसे मैंने जो अभी एग्जांपल दिया था कि नोट फाड़ करके दे देते थे कि ले जा भाई, वहां पे इस नोट को दिखाना, वहां पे इस नोट को दिखाएगा, और दोनों नोट मिल जाएंगे, वो पैसा दे देगा। ये क्या हुआ? हवाला हुआ। तो उसको, हवाले बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। साथ ही राउंड ट्रिपिंग जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मिलती हैं, खासकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी अभी हमने राउंड ट्रिपिंग आपको बताया कि ऐसे देश जहां पे बहुत मिनिमम
लिगेसी होती है, मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी होती है पैसे जमा करने की, वहाँ पे पैसे जमा कर कर करके वहाँ के से पॉजिटिव पैसे निकाल लेना। मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ी बात होती है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और टेररिस्ट फंडिंग में बहुत यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक धन, अत्यधिक रिस्क का धन होता है और उसमें ये लोग यूज़ करते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये सबसे मेजर थ्रेट होती है वो ये होता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्या कानून है, तो भारत में कई लीगल मेजर्स लिए गए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है और इसमें क्या किया जाता है कि बैंक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि, और इंश्योरेंस कंपनी को, शेयर ब्रोकर्स को केवाईसी, आपने नाम सुना होगा कई बार जब आप बैंक में जाते हैं तो बोला जाता है कि भाई आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराया, केवाईसी अपडेट कराइए। आजकल देखते होंगे कि कई खातों को बंद कर दिया जाता है केवाईसी और इन सब चीज़ों को लेकर करके। नो योर कस्टमर्स, अपने जो उपभोक्ता हैं उनको जानो, नो योर कस्टमर्स, उसी को केवाईसी कहते हैं। तो केवाईसी बैंक के लिए भी मैंडेटरी हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। बीच में एक आध जो बैंक हैं उन बैंक्स पे ये आरोप लगाया गया था, खासकर कि जिस समय अगर हम बात करें डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डीमोनेटाइजेशन के समय में कई बैंक का रूल पकड़ा गया था कि उन्होंने मनी फ्लो को क्या किया है, वो बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इसलिए आपने देखा होगा कि उन बैंक्स के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। तब से ये जो केवाईसी प्रोसेस है, उस केवाईसी प्रोसेस, इवन आप पेटीएम वगैरह भी करेंगे तो उसमें वो भी मांगेगा केवाईसी। आप जितने भी मनी वॉलेट को यूज़ करेंगे वो क्या चीज़ मांगेगा, केवाईसी। तो इससे क्या होता है, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, उनके शेयर ब्रोकर्स के पास में पता रहता है कि उनके कस्टमर्स के पास में पैसे कैसे आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, कस्टमर की आइडेंटिटी की जाती है और हर 3 साल पे इसको रिन्यू किया जाता है। और इसमें ये सारा, अगर इस किसी ने इस रूल का वायलेशन किया तो उसके लिए, अगर बैंक ने वायलेशन किया तो आरबीआई उसको देखेगा, अगर स्टॉक मार्केट ने वायलेशन किया तो सेबी देखेगा, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी ने वायलेशन किया तो इरडा देखेगा। इससे क्या होता है, इन कंपनीज के ऊपर में एक दबाव रहता है कि वो अपने ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित रखें, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भारतीय संदर्भ में इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का ये जो प्रयास किया गया है। बच्चों, इसके अलावा सारे रिकॉर्ड, जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड रखने की बात की गई है और इनको सारे कंसर्न्ड एजेंसीज के साथ शेयर करना होगा। पहले आप देखते थे कि कहीं भी पैसा लगाया लिया गया, उसका रिकॉर्ड रखना और शेयर नहीं किया जाता था, प्राइवेसी का हवाला दिया जाता था। अब इस तरह की सारी प्राइवेसी लिंक्स हटा दिए गए हैं और कहा गया, और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। और हालांकि इस कोरोना काल में आपने देखा होगा बच्चों, तो जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल पेमेंट बड़ा ज़्यादा बढ़ा है। इवन कई जगहों पे अगर आप देखते हैं तो पेटीएम वगैरह, अगर ई रिक्शा वाले भी बोलते हैं कि सर पेटीएम कर दो ना, या आप अगर देखते हैं गोलगप्पे भी खाने जाते हैं तो गोलगप्पे के लिए लोग पेटीएम स्कैन करते हैं। तो कहने का मतलब है, उससे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो कुप्रवृत्ति है उस पर बहुत बड़ा चेक लग सकता है। साथ ही गवर्नमेंट को ये जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं वो इंफॉर्मेशंस देती हैं, और जितनी भी अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी केसेस सस्पिशन होता है तो उन फाइनेंशियल एजेंसीज को FIUIND को भेज देती हैं, इन्फॉर्म कर दिया जाता है ना। ये एक ऐसी यूनिट है जो जो इस तरह के केसेस को डील करती है। और इसी के लिए अगर हम बात करें तो क्या होता है कि KYC रूल्स पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के लिए भी जारी किया गया। इसको अब KYC को बिल्कुल हर बैंक, हर इंश्योरेंस कंपनी, जितनी भी एजेंसी जो कैश को डील करती हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण कर दिया गया। बच्चों, आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। हम लोग नए टॉपिक के साथ में कल मिलेंगे। अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जो टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस में इनडायरेक्टली दिए गए हैं। कई बार करंट से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं और आपके मेंस एग्जाम में और प्री एग्जाम में आपको बहुत ये फ़ायदा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास कुछ समझ में आई होगी और आपको ये अच्छा लगा होगा।
बच्चों अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जल्दी से जुड़ जाए t.me/unacademy_निशान श्रीवास्तव, जिसमें आपको बहुत सारे मेरे कॉन्टेक्ट्स मिला करेंगे और आप बहुत सारी चीज़ों को इसमें देख सकते हैं। तो होप यू एंजॉयड द सेशन। Don't forget to like, share and subscribe my channel Unacademy Let's Crack UPSC, और इसको जरूर फॉलो करें जिससे कि आपको मिल सके मेरे क्लास का अपडेट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, धन्यवाद आप लोगों का।